हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जेईई हुआ, नीट हुआ, मेंस, एडवांस, बिट सेट, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी क्वेश्चन कन्वर्जन पर बेस्ड होते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो कन्वर्जन है ये मल्टी स्टेप्स प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं, कई सारे रिएजेंट्स होते हैं। ABCD करके क्वेश्चन होता है और आपको देखकर रिकॉग्नाइज करना होता है कि इसमें A क्या था, B, C या D, इनमें से किसी के भी बारे में जो पेपर में पूछा जाता है। अब यदि आप उन रिएजेंट्स को, उन कंडीशंस को ईज़िली समझ लेते हैं तो आप के लिए सही आंसर को सिलेक्ट करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप वो रिएक्शन करते रह जाते हैं। और जैसा कि बच्चे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़िकल्ट समझते हैं, ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यदि आपको उसके कुछ बेसिक्स के बारे में नॉलेज हो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कन्वर्जन पर बेस्ड होंगे और इसे आप रट कर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या यदि आप ऐसी करने की कोशिश करते भी हैं तो ये थोड़ा सा टफ जॉब है। तो आपके एग्ज़ाम्स को और आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ प्लान की है जिसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को सिलेक्ट किया है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनमें देखेंगे कहीं ना कहीं ये स्टेप्स बीच में होते हैं। कुछ सालों पहले तक ये रिएक्शन डायरेक्ट नेम वाली रिएक्शन पे आ जाती थी, मगर आजकल ऐसा ट्रेंड थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू की है और इसमें सबसे पहली इक्वेशन जो ली गई है उसका नाम है एल्डोल। यदि हम इस एल्डोल कंडेंसेशन को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कंपटीशन में ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो यदि हम इनकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो हमारे लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारा एल्डोल था क्या। आप अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए और उन की पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिए जिससे कि रिएक्शन को पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमने शुरू किया कि हमारी जो रिएक्शन है एल्डोल में, कि ये एल्डोल एक्चुअल में है क्या। अब जो एल्डोल है वो क्या है ये हम देखते हैं। तो एल्डोल ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का टाइप है। अब जो पहला क्वेश्चन सामने आ गया कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का मतलब है कि या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ अटैक करेगी। रिएक्शन को प्रोलॉन्ग कौन करेगा? इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या है ये मैं रिएक्शन में आपको आगे बताती हूँ। जो रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को आप कैसे पहचानेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कि CO होता है। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स दो टाइप के हैं, प्योर कार्बोनिल और इम्प्योर कार्बोनिल। यहाँ पर जिस कार्बोनिल की बात की है ये प्योर कार्बोनिल है, और प्योर कार्बोनिल का मतलब हुआ एल्डिहाइड और कीटोन, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। और जो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट के डिहाइड्रेशन से बनेगा
अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड। तो आपको अपने एल्डोल कंडेंसेशन में ये कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एल्डोल की कंडीशन क्या हुई कि एल्डोल रिएक्शन क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी। किससे प्रोलॉन्ग हो रही थी, इनोलेट आयन से हो रही थी। जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या था, वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल था। और डिहाइड्रेशन के बाद क्या बना था, डिहाइड्रेशन के बाद बना था अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो नॉर्मल सी बात हुई। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुआ क्या, हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने लिया सबसे पहले कि हमारे पास एसीटैल्डिहाइड के एसीटैल्डिहाइड, IUPAC नेम होगा इथेनल, ठीक है। एल्डिहाइड्स का IUPAC नेम अल होगा, ठीक है। क्या कहेंगे आप इसे, इथेनल। तो आपने कम मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में मिनिमम आपको 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट एल्कली के से, डाइल्यूट एल्कली से। और डाइल्यूट एल्कली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सोल्यूशन। कंडीशन ध्यान रखिए, डाइल्यूट पे फोकस कीजिए, क्योंकि आगे जाकर यही एक और इससे मिलती जुलती रिएक्शन होगी, वो भी अल्कलाइन मीडियम में ही होगी। मगर यदि आप एल्कली का कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखेंगे तो आपके लिए रिएक्शन को पहचानना ईजी होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं जिससे कि आपको बात समझ आ जाए। तो यहाँ पर बना हमारे पास CH, ये। अब आपने इसको एल्डोल क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे। ये कंपाउंड एल्डोल कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कीटोन से हुई तो उसे कीटोल कहेंगे नहीं, उस कंडीशन में भी एल्डोल ही कहेंगे, कीटोल नहीं कहते, ठीक है। अब रिएक्शन में हुआ क्या, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड। एक तरफ अल्कोहल एक तरफ एल्डिहाइड। प्रेफरेंस किसको देंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेफरेंस दिया आपने, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर क्या अटैच था, OH। तो ये जो कंपाउंड बना ये था बीटा हाइड्रोक्सी। OH का क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी। और जो ये कंपाउंड था ये क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डोल का कन्फर्मेटिव टेस्ट है। बीटा हाइड्रोक्सी को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी आपका एल्डोल सही हुआ था। कैसे हुआ रिएक्शन, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा एल्डिहाइड सिलेक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्वेश्चन कहाँ पर आ गया हमारे पास कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप, चूँकि हम एल्डोल पढ़ रहे हैं तो हमने एल्डिहाइड ही ले लिया, हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, हमारा फंक्शनल ग्रुप एमीन है, हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH है, एसेट्रा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, इनसे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो एल्डोल की कंडीशन क्या हुई, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। यानी जिस एल्डिहाइड या कीटोन पर आपको एल्डोल करना है उसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन हुई कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन था उसके पास
अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा स्ट्रॉन्ग एल्कली का, और जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी होगा, बीटा हाइड्रोक्सी। और बीटा हाइड्रोक्सी क्या, एल्डिहाइड या कीटोन। यदि आपने एल्डिहाइड से रिएक्शन की है तो एल्डिहाइड होगा, और यदि आपने कीटोन लिया है तो कीटोन होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेगा। यानी जैसे ही आप बीटा हाइड्रोक्सी देखते हैं आप समझ जाते हैं कि आपका एल्डोल सही जा रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने इस कंडीशन को देखा, अब हम इसकी मैकेनिज़्म की तरफ देखते हैं। प्रोडक्ट तो हमें समझ आ गया कि बीटा हाइड्रोक्सी बना, कैसे बनेगा रिएक्शन को देखेंगे। तो रिएक्शन में हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने क्या किया था रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया। तो जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते के साथ ही, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कली था NaOH, तो ये आयनाइज होके क्या बना गया, Na+ + OH-। ठीक है, तो स्टेप 1 में जो आपका NaOH था या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था या बेरियम हाइड्रोक्साइड था या KOH था, कुछ भी था, मगर डाइल्यूट था, ये आयनाइज होके OH- बना देता है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में ये हुआ कि जो आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया था, ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड, तो हम अभी एसिटाल्डिहाइड ही ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, और अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं नेचर में। अल्फ़ा हाइड्रोजन हमेशा स्लाइटली एसिडिक होगा, और एसिडिक का मतलब ये नहीं है कि आप उसे HCl और H2SO4 से कंसीडर करने लगे। स्लाइटली एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस ये है कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस को ज़ीरो कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, होता नहीं है, मान लिया। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कोवैलेंट माना जाता है, मगर अल्फ़ा हाइड्रोजन चूँकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन से था तो इसमें हल्का सा एसिडिक नेचर आता है, ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक है। अब आपने देखा कि इसके आयनाइजेशन से OH- बना था, ठीक है, तो ये चूँकि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था ये अल्फ़ा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक था, ये एसिडिक हाइड्रोजन OH- से रिएक्शन कर गया, और OH- से रिएक्शन करके H2O बनाकर फ्री हो गया। अब तुम्हारे पास जो स्पीशीज़ बची वो क्या थी तुम्हारी, वो थी CH2- CHO- क्योंकि भाई H+ निकला ना, यदि H+ निकला तो रेस्ट स्पीशीज़ पे माइनस चार्ज आएगा, ये आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला ये मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई तो कंडीशन क्या हुई, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव एंड कार्बन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। इस शिफ्टिंग के दौरान इस कार्बन पे प्लस आया, जैसे ही कार्बन पे प्लस आया तो कार्बन पे प्लस आते ही कार्बन की नेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई। क्यों, क्योंकि जैसे ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही कार्बन पे प्लस चार्ज आया, और कार्बन पे प्लस चार्ज आते ही कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो गई, और इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गई। तो यहाँ की शिफ्टिंग में, इस शिफ्टिंग में क्या हो रहा था, एक बार यहाँ लिख के देख लेते हैं हम। यहाँ की शिफ्टिंग में हो रहा था O-, ठीक है, और इस O के रिस्पेक्ट में ये कार्बन प्लस हो रहा था, ये प्लस हो रहा था, और इस कार्बन पे ऑलरेडी माइनस चार्ज था, तो इस माइनस का इस प्लस की तरफ अट्रैक्शन हुआ, और जब इस माइनस का इस प्लस की तरफ अट्रैक्शन हुआ तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई CH2 डबल बॉन्ड CHO-, ये बना आपका इनोलेट आयन। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का टाइप,
सेकेंड स्टेप आपने क्या कहा कि जो रिएक्शन को प्रोलॉन्ग करने वाली स्पीशीज़ थी वो इनोलेट आयन थी। इनोलेट आयन था। एक कंडीशन क्या थी, स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सोल्यूशन, तो वो ऑलरेडी आयनाइज हो चुका था, तो उसने इस रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये जो रिएक्शन थी इसमें इनोलेट आयन कैसे बना था। ठीक है, अब आप टिक क्या करेंगे, यदि सिंगल स्टेप में आंसर आता है तो आपको मैकेनिज़्म का स्टेप बनना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म एक्चुअल में रिएक्शन की प्रोसीजर है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी किस स्टेप में आते हैं, क्यों होता है ऐसा, तो क्यों का रीज़न मैकेनिज़्म होती है। अब चलिए इस रिएक्शन को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपने जो स्ट्रॉन्ग एल्कली लिया था वो आयनाइज हो गया Na+OH- में या किसी में भी। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था स्लाइटली एसिडिक था, अल्फ़ा हाइड्रोजन OH- से रिएक्शन करके फ्री हो जाता है और हमारे पास इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम इसी रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है एल्डोल में, तो 2 मॉलिक्यूल्स में से अभी हमने सिर्फ कार्बोनिल का एक ही मॉलिक्यूल यूज़ किया है, सेकेंड मॉलिक्यूल को अब तक यूज़ नहीं किया है। अब हम इस इनोलेट आयन को सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे पास, अगले स्टेप में हम एल्डिहाइड लेते हैं। ये था हमारा एल्डिहाइड, सेकेंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड था ये। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, आपकी कंडीशन हो गई CH3 CHO- और C पे प्लस चार्ज आ गया। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये रखनी है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल की बात थी। और फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर चुके थे, फर्स्ट स्टेप में हमने किया हुआ था, हम यहाँ पर आपको पूरी रिएक्शन करके बताते हैं। आप यहाँ पे लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है। और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल से हमने इनोलेट आयन बनाया था वो भी याद होगा आपको कुछ। ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल में इनोलेट बना था। ठीक है, याद है, OH- से रिएक्शन करके हमने किया था इसको। अब क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर। कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे स्लाइटली माइनस। शिफ्ट होने के बाद ये कंडीशन थी। अब जैसे ही ये कंडीशन हुई, कार्बन पॉजिटिव हुआ। कार्बन पॉजिटिव हुआ तो कार्बन के पॉजिटिव होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो गई। और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई, इसने इनोलेट आयन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये डेफिशिएंट है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। जैसे ही इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ चली गई, इस तरफ आ गई। तो तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल था वो क्या हुआ, CH3। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था आपके पास CH, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो चुका है, तो ये था O-। अब ये कार्बन प्लस था, इससे क्या जुड़ गया आपके पास CH2। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ गई थी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये कार्बन के पास आ गई। तो जैसे ही कार्बन के पास आई तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब क्या हुआ, जब इसकी रिएक्शन वाटर से हुई, तो ये O- था और वाटर में ये H+ होता है, तो ये O- इस H+ के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, CH3 COH CH2 CHO। ठीक है, प्लस OH- फ्री हो गया। यानी इस रिएक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए फिर किसी अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उसे इनोलेट आयन बनाने के लिए ये फ्री हो गया।
अब आप चेक कीजिए, ये था फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा बीटा, बीटा पर OH, तो प्रोडक्ट क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो एल्डिहाइड था। यदि हमने कीटोन लिया होता तो कीटोन बन रहा होता वो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो एल्डोल रिएक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग एल्कली के डाइल्यूट सोल्यूशन से हुई। नंबर 2, आपको एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन सेलेक्ट करना था जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। नंबर 3, मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन लगते ही हैं। यदि दोनों सेम हैं तो सिंपल एल्डोल कहलाता है ये। इस रिएक्शन को प्रोलॉन्ग किसने किया था, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया था इनोलेट आयन ने, ठीक है। और ये जो रिएक्शन थी ये किसका टाइप थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो कार्बन पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। तो आप कह सकते हो कि भाई आपने इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों कहा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहा, माइनस भी तो था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखिए, जो कुछ है कार्बन है, कार्बन प्लस हो गया है तो कार्बन के प्लस होने से जो वो स्पीशीज़ कार्बन पे अटैक कर रही थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ थी। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ नेगेटिव चार्ज हो, ज़रूरी नहीं, ऐसी भी हो सकती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो मगर लोन पेयर हो। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को कहा जाता है। और एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होने से कार्बन प्लस हो गया। जैसे ही कार्बन प्लस हुआ गया, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ ने अटैक किया और इससे जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के कारण ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से जानी गई। तो एल्डोल का टाइप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन को प्रोलॉन्ग किसने किया था, इनोलेट आयन ने। रिएक्शन की कंडीशंस क्या थी, कंडीशन थी स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, आपको एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए था जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बन रहा था, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन को चूँकि हमने बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना दिया था, तो हमने जब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पे हमने देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो था CH3 CHOH CH2 CHO। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं मगर मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कॉमन नेम में यूज़ किया जाता है, IUPAC में नहीं। IUPAC में तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो जाएगा, ठीक है। पेपर में जो नाम लिखे रहेंगे वो कॉमन में रहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा। अब बगल वाला बीटा हो गया और बीटा पर आ गया OH ग्रुप, तो हमारे पास क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर यहाँ एल्डिहाइड है, टोटल कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है, कॉमन नेम में ब्यूटेरएल्डिहाइड, ब्यूटेन का एल्डिहाइड, ब्यूटेरएल्डिहाइड, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी, अब आप इसको, आपके दिमाग में आ सकता है कि हम इसे ब्यूटेनल भी तो कह सकते हैं। देखिए, यदि आप इसे ब्यूटेनल कहना चाहते हैं तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि IUPAC में अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा जाता, 1 2 3 4 लिखा जाता है, ठीक है। यदि कहीं पर भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आ रहा है यानी कॉमन नेम चल रहा है, आधा IUPAC आधा कॉमन, ऐसा हाइब्रिड नाम नहीं चलेगा, तो एक ही चलेगा, या तो कॉमन या IUPAC। तो यदि आप इसे IUPAC में लिखते हैं तो ये होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और यदि कॉमन नेम में लिखा मिलता है तो बीटा हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन है यहाँ 4, तो ये क्या हो गया आपका, ब्यूटेन का एल्डिहाइड, ब्यूटेरएल्डिहाइड। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है,
दिख रहा है हमें फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है और बीटा पोजीशन पर OH है। तो इसी स्ट्रक्चर को यदि हम थोड़ा सा ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा CH3CHOH और यहाँ पर CHO। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने ऐसा लिखा, तो ये अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है और बीटा पे OH है, तो अल्फ़ा का H प्लस बीटा के OH माइनस के साथ H2O बनाकर फ्री हो गया, और जैसे ही H2O बनाकर फ्री हुआ तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। अल्फ़ा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ग्रुप निकल गया। ठीक है, तो क्या बना ये, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड यानी जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ये कीटोन भी बन सकता है यदि कीटोन लिया होता। कॉमन नेम है इसका क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। अब यदि इस क्रोटोन एल्डिहाइड को पार्शियली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर दें, क्लियर, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, कॉमन नेम याद रहने चाहिए। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड COH, तो नाम हुआ इसका क्रोटोनिक एसिड। क्या हुआ, क्रोटोनिक एसिड। और यदि रिडक्शन कर दिया तो रिडक्शन में एक बात ध्यान रखना पड़ेगी, आपको सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेते हो जो कि कार्बोनिल एज वेल एज ओलिफेनिक डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस कर दे तो बात अलग होगी। हम अभी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जो इसके अनसेचुरेशन को मेंटेन रखते हुए सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करे। ठीक है, अनसेचुरेशन को मेंटेन रखते हुए कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करे, और ऐसा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन किया तो बना यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, और इसका नाम हुआ क्रोटिल अल्कोहल। क्या हुआ ये, क्रोटिल अल्कोहल। ये एक सिंपल एल्डिहाइड की रिएक्शन थी, सिंपल एल्डिहाइड की। तो आपने जिन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना था उनने आपको ये बता दिया कि रिएक्शन को आपको किस ढंग से बढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गया होगा कि रिएक्शन को कैसे करना है। अब इस रिएक्शन में किन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, जिन बातों को आपको ध्यान रखना है जो कि आपको क्वेश्चंस में कन्वर्जन के स्टेप को पकड़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वो क्या था, वो ये था हमारे पास कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, आपको क्या करना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लेना था, सेम और डिफरेंट। देखिए, यदि रिएक्शन डिफरेंट में होगी तो उसे क्रॉस एल्डोल कहेंगे। अभी हमने सिंगल एग्जाम्पल लिया है और वो सिंगल एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड का था, तो अभी हम सेम ले लेते हैं, क्रॉस बाद में लेते हैं। ठीक है, और आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट बेस में, और डाइल्यूट बेस कौन से हैं आपके, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स। ये कहाँ से हैं, एस ब्लॉक से हैं, और एस ब्लॉक में लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स को छोड़कर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंशियम रेडियम यूज़ मत करने लगना, रेडियो एक्टिव हैं। सीजियम
बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए आप सोडियम और पोटेशियम को ही लेंगे। फिर ये पेपर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, आपको पहचानते आना चाहिए, रट के मत बैठ जाइए कि बस NaOH ही है या KOH ही है। अब जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी याद होगा अपन ने जो बनाया था वो क्या था, CH3CHOH CH2CHO। आपने देखा अल्फ़ा बीटा, बीटा पे OH, बीटा हाइड्रोक्सी, तो प्रोडक्ट क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी। और फिर यहाँ पर जब आपने बीटा हाइड्रोक्सी से निकाला था तो क्या बना था, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड क्या हो गया था हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड अल्फ़ा और बीटा, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, ये सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया है जिससे बात समझ में आ जाए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सारी कंडीशंस ध्यान को हैं आपको एल्डोल की, कि आपको ऐसे एल्डिहाइडो कीटोन सेलेक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और इनके 2 मॉलिक्यूल्स हों, सेम होंगे तो हम उसे सिंपल एल्डोल कहते हैं, डिफरेंट होंगे तो हम उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली के डाइल्यूट सोल्यूशन से होगी, जो प्रोडक्ट है वो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा और उसमें से वाटर निकलने के बाद अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंडीशंस को यदि ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल में, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करने वाले हैं, क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट हो जाने चाहिए, ठीक है। कैसे होंगे डिफरेंट, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर जब हम क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे तो सपोज़ हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड को जब हम लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, C2H5CHO मैकेनिज़्म तो हम पहले देख चुके हैं, तो हम यहाँ मैकेनिज़्म नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बताते हैं। हमेशा एल्डोल में अटैक कौन करता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में यदि हम देखें CH3CH2CHO, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर लेना, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा और अल्फ़ा का हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी रिस्पॉन्सिबल कौन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये नहीं तो स्ट्रक्चर को ओपन करना पहली कंडीशन है। तो आपने क्या किया, HCH CH3 अल्फ़ा हाइड्रोजन को सामने ले आइए, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से तो हम जानते ही हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है और अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये बात भी हमें मालूम है। स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सोल्यूशन है, OH माइनस निकल चुका है, मैकेनिज़्म को नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट अप्रोच लगा रहे हैं कि आपको आंसर निकालना कैसे है, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच। तो यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पे बना हमारा C2H5CH, ये O इस H के साथ OH बनाकर, और यहाँ पर ये CH3CH2, ठीक है। आपका एल्डोल सही बना या गलत चेक कीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा, ये बगल वाला बीटा, बीटा से अटैच OH, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया परफेक्ट एल्डोल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देख लो, यदि अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है और बीटा पे OH है तो बीटा पे तो OH होगा ही क्योंकि एल्डोल हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा पे यदि हाइड्रोजन है तो एक H और एक OH निकाल के अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बना दीजिए, ठीक है। क्रॉस में क्या हुआ, ये जो रिएक्शन थी वो सिंपल थी। अब यदि हमें इसी को क्रॉस में बदलना है तो हमने क्या किया,
हमने लिया एक, यहाँ पर हमने लिया एक एसीटैल्डिहाइड और एक लिया हमने प्रोपेनैल्डिहाइड। ठीक है, हम एसीटैल्डिहाइड को लिखते हैं ए, प्रोपेनैल्डिहाइड को लिखते हैं बी। ठीक है, कंडीशन वही है, डाइल्यूट एल्कली का स्ट्रॉन्ग एल्कली का डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ए पर बी के अल्फा हाइड्रोजन ने अटैक किया है, ए पर बी के अल्फा हाइड्रोजन ने अटैक किया। कैसे? आपका प्रोडक्ट था CH3 CH OH CH CH3 CHO। कोई कन्फ्यूज़न है? चलिए ओपन करके बताती हूँ मैं आपको। आपने लिया CH3 CHO प्लस H CH CH3 CHO, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा और अल्फ़ा का हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैक करता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ही अटैक करता है, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन से अटैक करवाया तो CH3 साइड लाइन में आ गया। चेक कीजिए, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड ये अल्फ़ा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी है यानी परफेक्ट एल्डोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर हम ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ? अब हम C2H5 CHO पर यानी B पर A के अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ हमारे पास C2H5 OH CH2 CHO। फिर चेक कीजिए, ये अल्फ़ा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पे क्या बन रहा था? अल्फ़ा पे मिथाइल था, बीटा हाइड्रोक्सी थी, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आ रहे थे। यहाँ पर देखिए कहीं कोई ब्रांच नहीं थी, बीटा पे हाइड्रोक्सी थी, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हुआ आपका? AB। सेकंड प्रोडक्ट क्या हुआ आपका? BA। बी पे ए के अल्फ़ा हाइड्रोजन ने अटैक किया। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जब ए पर ए का अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैक करेगा। ए पर ए का अल्फ़ा हाइड्रोजन है, थर्ड टाइप क्या हो गया? थर्ड टाइप हो गया एसीटैल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AA। और बिल्कुल यही फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? फोर्थ कंडीशन पर होगा C2H5 CHO प्लस C2H5 CHO। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? BB। तो आप सारे के सारे प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, हर जगह बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही बन रहे हैं। ठीक है, फिशन आपका बॉन्ड लाइन में होगा, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एल्डोल में। आप यदि आप एक बात मानिए, आपके जो पेपर है कोई क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन कितने होते हैं? 4। और यदि आपको उस सब हेडिंग पर 7 से 8 पॉइंट्स आते हैं तो क्या आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा या इजी होगा? तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से पढ़िए, किसकी रिएक्शन हुई, किसके साथ हुई, किस कंडीशन में हुई, क्या बना, फ्री होकर क्या बनाया, ये लिमिट है इसकी। यदि आप इसे ध्यान रखते हैं तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी।